बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर आसम बशीर। हम अपने लेक्चर्स का आगाज़ एक हदीस पाक से करते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है जन्नत दो कदम पे है, एक कदम नफ्स पे रख दो तो दूसरा जन्नत में होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप शॉर्ट क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में लिखें तो आपका जो आंसर है वो शॉर्ट, प्रिसाइज और कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। और आंसर में हमेशा कोई डायग्राम, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या कोई फार्मूला या कोई इसके जो यूनिट्स हैं, अगर कोई पैरामीटर को आपको डेफिनेशन जो वो आई हुई है तो उसके यूनिट या डायमेंशन जो वो लाजमी जो मेंशन करें। इससे आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उसको जो सपोर्ट मिलेगी और एग्जामिनर को नंबर कटिंग करने के जो चांसेस हैं उनके पास वो मिनिमम जो हो जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन। तो हमारा पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है 2.1। 2.1 में 3 डेफिनेशन जो वो दी हुई हैं। एक है यूनिट वेक्टर, दूसरी है पोजीशन वेक्टर और तीसरी है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम यूनिट वेक्टर का नाम देते हैं। यूनिट वेक्टर बेसिकली किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो फर्ज करें कि हमारे पास एक फुल साइज का वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड 5 है और इसकी जो डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो और वो भी अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लाई करे तो वो इस फुल साइज का यूनिट वेक्टर जो वो कहलाएगा। इन दोनों वेक्टर्स को हम अगर फुल साइज के वेक्टर को ए के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इसके जो यूनिट वेक्टर है उसको भी ए के साथ ही रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन दोनों में फ़र्क ये होगा कि फुल साइज का जो वेक्टर है उसके ऊपर एरो हेड लगाएंगे और जो यूनिट वेक्टर होगा उसके ऊपर हम कैप या हेड का निशान जो है वो यूज़ करेंगे, जिससे ये इंडिकेट करेगा कि ये इस फुल साइज के वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो वेक्टर्स है इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड होती है और एक उसकी डायरेक्शन जो होती है। अगर हम इस वेक्टर में इस यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई ना करें तो ये वेक्टर जो है ये सिंपल एक मैग्नीट्यूड होगा, एक नंबर होगा। ये नंबर जो है वो 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 जो है वो हो सकता है। लेकिन जब हम इसको यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये सिंपल नंबर नहीं रहता है या मैग्नीट्यूड नहीं रहती, ये एक वेक्टर जो है वो बन जाता है। तो बेसिकली जो यूनिट वेक्टर है ये किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ से इस यूनिट वेक्टर को सेपरेट करें तो ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो अगर हमने किसी भी वेक्टर के का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, उसको कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड है उसको वेक्टर के साथ डिवाइड कर देंगे। तो डिवीजन के बाद जो हमारे पास नंबर आएगा जो हमारे पास, उसको हम यूनिट वेक्टर का नाम देते हैं। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो बेसिकली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं और जो यूनिट वेक्टर है इसको भी हम डायरेक्शन के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। तो इनके दरमियान कोई ना कोई कनेक्शन जो है वो होगा। तो फर्ज करें कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। तो इसके अंदर भी हम यूनिट वेक्टर को इंडिकेट कर सकते हैं। हम एक्स एक्सिस के अलोंग आई यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग जे यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं और के एक्सिस जी एक्सिस के अलोंग के यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। फर्ज करें कि एक बॉडी जो है ये 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है।
तो इसको हम वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, या इसका वेक्टर डिस्क्रिप्शन जो वो क्या होगा। तो हम लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है और एक्स डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बेसिकली जो है ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकेंड, और जो इसके साथ हमने यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किया है ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि आई यूनिट वेक्टर है इसलिए ये बॉडी जो है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। सेकेंड डेफिनेशन पे आते हैं, वो है पोजीशन वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाए उसको हम पोजीशन वेक्टर का नाम देते हैं। पोजीशन वेक्टर को आमतौर पर हम स्मॉल आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किसी भी दूसरे सिंबल के साथ भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो फर्ज करें हमारा जो पॉइंट है वो P है, और जब भी हम पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं उसमें एक टेल और एक हेड होता है। जिस पॉइंट के ऊपर हमने जाना होता है या जो हमारी पोजीशन होती है हम हेड जो है वहाँ पे इंडिकेट करते हैं, और जो इसकी जो टेल होती है वो हम ओरिजिन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके दरमियान एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं जो कि पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो a है और वाई एक्सिस के अलोंग इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो b है, तो इसके पॉइंट बन जाएंगे a b, और प्लेन के अंदर इस पोजीशन वेक्टर को हम लिख सकते हैं r इज इक्वल्स टू a i। यहाँ पे a जो है ये मैग्नीट्यूड है और i एक्स एक्सिस के अलोंग इसका यूनिट वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। b जो है ये मैग्नीट्यूड है और j इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्लेन के अंदर ये पोजीशन वेक्टर आ जाएगा r इज इक्वल्स टू a i प्लस b j। अगर हम स्पेस में बात करें तो स्पेस में 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे x y z, तो उसका पोजीशन वेक्टर हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं r इज इक्वल्स टू a i प्लस b j प्लस c k, और इसमें i j k जो हैं ये यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग रिस्पेक्टिवली। ए बी सी जो है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरी डेफिनेशन जो है वो है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर की जो डेफिनेशन है उसको करने से पहले हम एक एग्जांपल से इसको जब समझते हैं कि व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो फर्ज करें कि ये हमारे पास एक मास है और ये इस फ्लोर के ऊपर या ज़मीन के ऊपर जो वो मूव कर सकता है। हम इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं थीटा एंगल के साथ। जब हम थीटा एंगल के साथ इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये मास जो है ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। ये किस डायरेक्शन में मूव करता है इसको देखने के लिए हम यहाँ से इस फोर्स को इसके कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व कर लेते हैं। कैसे रिजॉल्व करेंगे, इसका जो हेड है एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो होगा एफ एक्स, और वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो होगा एफ वाई। यहाँ पे अफेक्टिव कंपोनेंट वो होगा जिसकी वजह से ये बॉडी मूव कर रही है। जैसे कोई रोलिंग बैग होता है, उसको उसके हैंडल से पकड़ के जब हम खींचते हैं तो वो बेसिकली फोर्स तो हम इस डायरेक्शन में लगा रहे होते हैं, और ये रोलिंग बैग जो है ये ऊपर की तरफ मूव नहीं करता, ये ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जाओ मूव करता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे फोर्स का जो अफेक्टिव कंपोनेंट है वो होगा एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। तो हम कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर को जो डिफाइन करते हैं effective value of a vector in given direction या in a particular direction which is called component of a vector। सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 2.2, और इसको हम पहले क्वेश्चन जाओ पढ़ते हैं फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ जाओ आएंगे। क्वेश्चन ये है, द वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स गिव्स अ 0 रिजल्टेंट, what can be possible orientation of these vectors। 3 वेक्टर्स हैं, उनका जो रिजल्टेंट है वो 0 है, तो उनकी क्या पॉसिबल ओरिएंटेशन जो वो हो सकती है। तो सबसे पहले ये इनकी जो ओरिएंटेशन है वो एक क्लोज डायग्राम जो वो होगी, और जो हमारे पास बेस्ट चॉइस है
वो है एक ट्राइंगल। अगर हम इन तीनों वेक्टर्स को एक ट्राइंगल के अंदर एक सीक्वेंस के साथ अरेंज करें इनकी डायरेक्शन के लिहाज से, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो 0 जो होगा। हम पहले वेक्टर्स को दूसरे वेक्टर में बाय हेड टू टेल रूल के साथ ऐड करेंगे। अगर फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर की टेल को आपस में मिलाएं तो ये हम इसको हेड टू टेल रूल के साथ ऐड कर रहे हैं। ऐसे ही सेकंड वेक्टर का हेड और थर्ड वेक्टर की टेल के साथ मिलाएं तो हम इसको हेड टू टेल रूल के साथ जो है वो ऐड कर रहे हैं। अब इनका रिजल्टेंट जो है वो क्या होगा, रिजल्टेंट देखने के लिए हम फर्स्ट वेक्टर और लास्ट वेक्टर को जो है वो देखेंगे उनके दरमियान कितनी लेंथ है। अगर उनके दरमियान कुछ ना कुछ लेंथ होगी तो इनका रिजल्टेंट जो है वो 0 नहीं होगा। अगर उनके दरमियान कोई भी लेंथ नहीं होगी, क्योंकि बेसिकली जब हम वेक्टर को ग्राफिकल मेथड में पढ़ते हैं तो जो वेक्टर की लेंथ होती है वो बेसिकली उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे जो है वो देखें कि ये हमारे पास वेक्टर्स ए है, जो फर्स्ट वेक्टर ए है इसकी ये टेल है और आखिरी वेक्टर सी है इसकी ये हेड है। फर्स्ट वेक्टर का हेड और लास्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर की जो टेल है और आखिरी वेक्टर का जो हेड है ये एक ही पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड कर रही हैं। तो इसका मतलब है इनका दरमियान जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है, तो इसलिए इनका जो रिजल्टेंट है वो 0 होगा। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, जब भी एक वेक्टर का हेड और टेल एक ही पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड हो तो उन वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो 0 जो होता है। तो यहाँ पे टेल और हेड एक ही पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं, इसलिए इनका जो रिजल्टेंट है वो 0 जो होगा। तो इनको हम हेड टू टेल रूल से जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू नल वेक्टर। इसके इक्वल इनका रिजल्टेंट जो वो आ जाएगा। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है 2.3। इसको हम पढ़ते हैं। वेक्टर a lies in xy plane. For what orientation will both of the rectangular components of A be negative? For what orientation will its components have opposite sign? क्वेश्चन ये है कि एक वेक्टर जो है ये एक्स वाई प्लेन मतलब प्लेन के अंदर जो है वो ड्रा किया हुआ है या लाई कर रहा है। कौन सा क्वाड्रेंट है या कौन सी उनकी ओरिएंटेशन है जिसमें इस वेक्टर ए के दोनों कंपोनेंट्स जो हैं ये नेगेटिव हैं, और कौन सी ओरिएंटेशन है जिसमें दोनों कंपोनेंट्स के जो साइन हैं वो अपोजिट हैं। तो अगर हम फर्ज करें कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो दोनों कंपोनेंट्स हैं ये पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि एक्स और वाई पॉजिटिव हैं, इसलिए अगर हम वेक्टर ए को फर्स्ट में जो है वो ड्रा करें तो ये इसके दोनों कंपोनेंट्स जो है वो पॉजिटिव होंगे। तो हमने देखना है कि इसके दोनों कंपोनेंट्स जो है वो नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स बी नेगेटिव होता है और वाई बी नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब है वेक्टर ए को जब हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ड्रा करते हैं तो इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों ही नेगेटिव होंगे, और इसको हम लिख सकते हैं जब एंगल जो है ये थीटा लेस देन 270 डिग्री होगा और ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा तो ये वेक्टर ए जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा और इसके दोनों कंपोनेंट्स हैं ये नेगेटिव होंगे। इसका दूसरा पार्ट है कि इस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं ये अपोजिट साइन कब जब होंगे। तो हमारा आंसर जो ये होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें जब थीटा जो है ये लेस देन 180 डिग्री और ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो हमारा वेक्टर ए जो है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है वो लाई करेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर जो एक्स होता है वो नेगेटिव होता है और वाई जो है ये पॉजिटिव जो वो होता है, इसलिए दोनों के अपोजिट साइन जो होंगे। ऐसे ही जब हमारा वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा और थीटा लेस देन 360 डिग्री और ग्रेटर देन 270 डिग्री होगा तो इसमें एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा और वाई जो है ये नेगेटिव जो होगा। तो दूसरे पार्ट्स के दो आंसर जो होंगे, वेक्टर ए जब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करे और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करे तो दोनों इसके कंपोनेंट्स एक्स और वाई, इसमें भी एक्स और वाई के जो साइन है ये अपोजिट जो होंगे। अब हम आते हैं फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर,
वो है 2.4। 2.4 है, if one of the rectangular components of a vector is not zero, can its magnitude be zero? Explain। क्वेश्चन ये है कि अगर एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वेक्टर्स ए के, हम वेक्टर ए यहाँ पे जो सपोज कर लेते हैं, उनमें से एक कंपोनेंट जो है वो जीरो है, तो क्या उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो हो सकती है? तो हम वेक्टर ए की जो मैग्नीट्यूड है उसको हमने लिखा हुआ है, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि यहाँ पे इसका जो एक्स कंपोनेंट है ये जीरो है और वाई कंपोनेंट है ये नॉन जीरो है। तो इस कंडीशन को इस इक्वेशन में अगर हम प्लेस करें तो इसका एक्स कंपोनेंट जो है ये आ जाएगा जीरो स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट। जीरो में जब हम ए वाई स्क्वायर को ऐड करेंगे तो यही ए वाई स्क्वायर जो वो आ जाएगा और इसका साथ स्क्वायर रूट आ जाएगा, और स्क्वायर रूट इस स्क्वायर के साथ जो वो कैंसिल हो जाएगा, तो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी विच इज इक्वल्स टू ए वाई। अब ए वाई जो है ये नॉन जीरो है, तो इसकी मैग्नीट्यूड जो है ये जीरो नहीं होगी। अगर वेक्टर्स का एक कंपोनेंट जो है ये जीरो हो तो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कभी भी जीरो नहीं हो सकती। फर्ज करें कि हमारे पास एक वेक्टर है a इज इक्वल्स टू 3i प्लस 4j। अब इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कब जो वो जीरो हो सकती है? जब इसके दोनों कंपोनेंट जो हैं ये जीरो होंगे, तब इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो हो सकती है। अगर इनमें से एक कंपोनेंट या दूसरा कंपोनेंट जीरो कर दें तो कभी भी इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हो सकती। एक ही पॉसिबिलिटी है कि जब ये दोनों कंपोनेंट जीरो हों तब इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2.5 पे जाओ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.5 है, कैन अ वेक्टर हैव कंपोनेंट ग्रेटर देन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड? डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि क्या वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है उसके कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड से ग्रेटर जो वो हो सकती है, या कंपोनेंट्स की जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड से ग्रेटर हो सकती है। तो हम इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो देखते हैं। वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है ये इक्वल होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट। यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम एक एग्जाम्पल से जो वो सॉल्व करते हैं, फिर इसको जो वो देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट जो वो निकलता है। तो फर्ज करें कि हमारे पास जो वेक्टर है ये है 3i प्लस 4j। तो डियर स्टूडेंट, जब हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट विच इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो है 5, लेकिन इसका जो x कंपोनेंट है वो 3 है और इसका जो y कंपोनेंट है ये 4 है। तो 3 जो है ये लेस देन 5 है और 4 जो है ये भी लेस देन जो 5 है। तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी मैग्नीट्यूड हमेशा वेक्टर की मैग्नीट्यूड से कम जो होती है, लेस जो होती है, और वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर होती है, वेक्टर के कंपोनेंट्स की जो मैग्नीट्यूड होती है वो स्मॉलर जो होती है। हाँ, ये हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो उसके कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकती है। ये उस वक्त जब होगा जब इनमें से एक कंपोनेंट जो है ये जीरो हो जाए। जब एक कंपोनेंट जो है ये जीरो होगा तो इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है इसके कंपोनेंट्स के इक्वल हो सकती है। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर ये पॉसिबल जो है वो नहीं है कि किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स की जो मैग्नीट्यूड है उसके वेक्टर की मैग्नीट्यूड से ग्रेटर हो। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2.6। 2.6 है, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू? कि क्या किसी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है? तो हमारे पास मैग्नीट्यूड का जो इक्वेशन है वो है
a इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका जो x कंपोनेंट है इसका स्क्वायर है यहाँ पे, और y कंपोनेंट इसका स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है। अगर फर्ज करें कि इसमें से x कंपोनेंट या y कंपोनेंट नेगेटिव भी होगा, तो ये इसका जो स्क्वायर है ये इसको क्या बना देगा, इसकी मैग्नीट्यूड को पॉजिटिव झाओ बना देगा। तो इस तरीके से एक वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। सपोज करते हैं हम के फर्ज करें कि हमारे पास एक वेक्टर है जो कि 3i माइनस 4j के इक्वल है। इसमें जो y कंपोनेंट है इस वेक्टर का वो नेगेटिव है। इसको हम फाइंड आउट करते हैं, तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर जो है वो 5 आता है, और 5 एक पॉजिटिव नंबर है। हमने a कंपोनेंट जो है इसको नेगेटिव रखा, लेकिन वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है ये पॉजिटिव आई। अगर हम दोनों को भी नेगेटिव कर देंगे तो तब भी इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव जो आती है। वैसे भी जो अगर हम इसको ग्राफिकल मेथड के साथ रिप्रेजेंट करें, इसकी जो लेंथ है वो इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 7 पे जो आते हैं 2.7। तो ये है, इफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू नल वेक्टर, व्हाट कैन यू से अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स। एक कंडीशन दी हुई है a प्लस बी, इन दोनों वेक्टर का जो सम है वो एक नल वेक्टर जो वो आता है। तो बताएं इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है। तो हम ये कंडीशन जो है वो हम सपोज कर लेते हैं कि वेक्टर a जो है इसको जब हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में को प्लेन में जो है वो लिखते हैं तो ये आ जाएगा ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर, और इसका सेकेंड बी वेक्टर जो होगा बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर। अब हम इसकी कंडीशन यूज करते हैं जो हमारे क्वेश्चन में जो वो दी हुई है। तो ये है a प्लस बी इज इक्वल्स टू नल वेक्टर। यहाँ पे हम a की वैल्यू प्लेस करेंगे और प्लस b की वैल्यू जो प्लेस करेंगे, तो ये आ जाएगी ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल्स टू नल वेक्टर। तो ये वाला जो b है, b वेक्टर, जब हम इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो इसका x कंपोनेंट भी नेगेटिव आ जाएगा और y कंपोनेंट भी नेगेटिव जो वो आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी ए एक्स आई प्लस ए वाई जे विच इज इक्वल्स टू, ये जब उस तरफ शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा माइनस बी एक्स आई माइनस बी वाई जे। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इन ये वाली, इसमें हम आई कोफिशिएंट्स और y कोफिशिएंट्स दोनों तरफ से जो वो कंपेयर करते हैं। जब हम दोनों तरफ से आई कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा ए एक्स, यहाँ पे आई कोफिशिएंट जो है वो a का आई का जो कोफिशिएंट्स है इस तरफ वो ए एक्स है, यहाँ पे आई का जो कोफिशिएंट्स है वो माइनस बी एक्स है। तो ये आ जाएगा ए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी एक्स, और जे के कोफिशिएंट्स अगर कंपेयर करें तो ये आ जाएगा ए वाई इज इक्वल्स टू माइनस बी वाई। तो यहाँ पे जब हम इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये बन जाएगा ए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी एक्स और ए वाई इज इक्वल्स टू माइनस बी वाई। इस इक्वेशन का मतलब जो ये है कि दोनों कंपोनेंट्स की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, और यहाँ पे भी दोनों कंपोनेंट्स की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। ये नेगेटिव साइन फिजिक्स के अंदर जब भी इक्वेशन में नेगेटिव का साइन आता है वो बेसिकली आमतौर पर सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इक्वल जो है ये इन मैग्नीट्यूड को इक्वल जो कह रहे हैं कि दोनों वेक्टर के कंपोनेंट्स की जो एक्स कंपोनेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, और ये नेगेटिव साइन इनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे वेक्टर ए का जो एक्स कंपोनेंट है और वेक्टर बी का जो एक्स कंपोनेंट है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लाई करेंगे। ऐसे ही जो वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट, वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट है और वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट है, ये भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जो वो लाई करेंगे, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है ये अपोजिट जो वो होगी, मैग्नीट्यूड इनकी जो वो सेम जो होगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2.8 के ऊपर।
तो हम इसका क्वेश्चन जवाब पढ़ते हैं। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड अ वेक्टर हैव कंपोनेंट्स दैट आर इक्वल मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो किस कंडीशंस के अंदर या किस सर्कमस्टांसेस के अंदर इक्वल जब होते हैं। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। एक वेक्टर ए है, उसका एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट है ax और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो ay है। तो दोनों हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि दोनों इक्वल हैं। तो इसका वेक्टर ए का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो वेक्टर ए के ही वर्टिकल कंपोनेंट्स के इक्वल है। तो इसलिए हमने लिख दिया ax इज इक्वल्स टू ay। जो हॉरिजेंटल जो है ये बेसिकली जो है, जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है ये बेसिकली इक्वल होता है a cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है स्टूडेंट ये इक्वल होगा a sin थीटा। अब ये a के साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इस cos थीटा को दोनों तरफ जो है वो हम डिवाइड कर देंगे। तो ये बन जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा विच इज इक्वल्स टू sin थीटा ओवर cos थीटा। तो ये cos थीटा इसके साथ बेटा कैंसिल हो जाएगा, और sin थीटा ओवर cos थीटा ये बेसिकली tan थीटा के इक्वल जब होगा। तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू है ये बेसिकली 45 एंगल के बराबर जो वो होती है। तो इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि दो वेक्टर्स के दरमियान, मतलब इसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट्स के दरमियान अगर एंगल जो है ये 45 डिग्री होगा तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट्स ये दोनों की जो वैल्यू है ये बेटा इक्वल जो वो होगी। लेकिन यहाँ पे ये तो शॉर्ट क्वेश्चंस की हद तक तो जो है वो इतना इसका सोल्यूशन जो है वो ठीक है, लेकिन अगर हम एंटी टेस्ट के हवाले से बेटा बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि एंगल 45 डिग्री ही हो तब ये इसका हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट जो है ये इक्वल होते हैं। अगर हम क्वाड्रेंट चेंज कर देंगे तो इसका एंगल जो है ये भी जो है वो चेंज हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम एंगल 45 डिग्री रखें तो उसका हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आए तो हमें एंगल डिफरेंट जो वो होगा, उसके ऊपर ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट जो वो इक्वल होंगे। ऐसे ही थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जब हम जाएंगे तो अगर एंगल डिफरेंट जो वो रखेंगे तब ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट जो वो इक्वल जो वो होते हैं। वहाँ पे एंगल 45 डिग्री नहीं होगा, वहाँ पे एंगल जो है वो डिफरेंट जो वो होता है। तो क्वाड्रेंट चेंज करने से हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट्स जो हैं ये इक्वल जो वो उस एंगल के ऊपर इक्वल जो वो होते हैं। तो अब हम बात करते हैं 2.9 की। ये था 2.8। है स्टूडेंट्स, इज इट पॉसिबल टू ऐड वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी, एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि क्या हम वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट नेचर जो वो रखती है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो वो होती है, और जो स्केलर क्वांटिटी है इसकी नेचर जो है वो डिफरेंट है। क्योंकि दोनों की नेचर जो है वो डिफरेंट है, इसलिए हम वेक्टर क्वांटिटी में जो स्केलर क्वांटिटी है उसको ऐड नहीं कर सकते। वेक्टर प्लस स्केलर ये दोनों जो है ये एक दूसरे के अंदर ऐड नहीं हो सकते। वेक्टर क्वांटिटी में ऐड होगी और स्केलर क्वांटिटी में ही ऐड होगी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हर वेक्टर क्वांटिटी जो है वो हर वेक्टर क्वांटिटी में ऐड नहीं हो सकती। फर्ज करें कि फोर्स जो है ये वेलोसिटी में ऐड नहीं हो सकती, एक्सेलरेशन जो है ये फोर्स में जो है वो ऐड नहीं हो सकते। उनकी भी नेचर जो है वो सेम होनी चाहिए। मतलब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक दूसरी फोर्स है वो भी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स में फोर्स ऐड होगी, एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन ऐड होगा।
वेलोसिटी में वेलोसिटी जो है वो ऐड होंगे, ऐसे ही स्केलर में स्केलर ही जो है वो ऐड होंगे, स्पीड में स्पीड जो है वो ऐड होगी, मास में मास जो है वो ऐड होगा, और ऐसे ही डेंसिटी में डेंसिटी ही जो है वो ऐड होगी। डेंसिटी में मास को ऐड नहीं कर सकते, मास में हम स्पीड को ऐड जो है वो नहीं कर सकते, तो इनकी जो नेचर है ये दोनों सेम होने चाहिए। वेक्टर को हम स्केलर में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि बेटा इन दोनों की जो नेचर है ये डिफरेंट है। 2.10 पे जो वो आते हैं, 2.10 ये भी तकरीबन इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। कैन यू ऐड जीरो टू आर नल वेक्टर, क्या हम जीरो को नल वेक्टर में ऐड कर सकते हैं? तो यहाँ पे जीरो जो है ये एक स्केलर है और नल वेक्टर जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्योंकि यहाँ पे भी इनकी जो नेचर है डियर स्टूडेंट्स ये डिफरेंट है, तो इसलिए हम जीरो को नल वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते ड्यू टू डिफरेंट इन नेचर। डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के शॉर्ट क्वेश्चन 1 to 10, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इसको कवर अप जो वो करेंगे। उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन जो वो क्लियर हो गए होंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।